हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको पहला चैप्टर यानी कि बेसिक्स ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो जा करके उसे वॉच करें, जिसका मैंने आपको प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके दे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, आज हमारा शुरू होने वाला है दूसरा चैप्टर, जो कि आपका ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आज हमारा शुरू होने वाला है। तो इसका सिलेबस एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। एंड एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एंड इट्स नीड, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशियंसी की नीड क्यों है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ के बारे में आप समझेंगे। दूसरा सब टॉपिक है इसमें आपका सालिएंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी कि जो आपका एक्ट आया भारत सरकार द्वारा, एक एक्ट बनाया गया 2001 में, उसके फीचर्स के बारे में समझेंगे, यानी कि उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे आप। उसके बाद क्या समझेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010, यानी कि जो 2001 में आपका एक्ट आया था, उसका सुधार किया गया कब, 2010 में। तो उसका सुधार अधिनियम 2010 के बारे में जानेंगे। एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी क्या महत्वता रही है, इसके बारे में आप समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रमुख संस्थाएं एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो एक्ट आया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार, केंद्र में तथा राज्य सरकार में कौन कौन सी संस्थाएं जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा सब टॉपिक है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, यानी कि स्टैंडर्ड और लेबलिंग क्या होते हैं। उसके बाद आपको समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग क्या होता है एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एंड इसकी महत्वता क्यों है, यह इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। उसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग, यानी कि स्टार रेटिंग के लिए मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस पे स्टार रेटिंग दिए जा सकते हैं, इस चीज़ को आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक एनर्जी मैनेजमेंट से। तो ध्यान से देखेंगे, आपका पहला टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट आपका होता क्या है, समझेंगे मेरे दोस्त। एनर्जी प्रबंधन का अर्थ, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट का अर्थ जो है अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। इसका क्या मतलब है, एनर्जी मैनेजमेंट का अर्थ जो है अधिकतम फायदे के लिए, यानी कि अपने अधिकतम फायदे के लिए एनर्जी का इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। इफेक्टिव तरीके से किस तरह से यूज करना है अभी समझेंगे। इसका अर्थ जो है बेकार वस्तु को अलग कर ऊर्जा का श्रेष्ठतम विधि से उपयोग करना है। इसका क्या मतलब हुआ, वस्तु, बेकार वस्तु को अलग करना। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके घर में डिवाइस होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपके घर में एसी है या फिर कूलर है, उसको टाइम टाइम पे रिपेयरेंस की आवश्यकता होती है। अगर आप इसको रिपेयर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो डिवाइस हो, खराब हो जाता है। या फिर क्या होता है, उसमें आपका जो एनर्जी का कंजप्शन है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट या जो डिवाइस है आपका एनर्जी का ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है, उससे आपका एनर्जी का लॉस होने लगता है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि जिसमें न्यूनतम हानि हो, यानी कि हम ऊर्जा को इस तरह से मैनेज करें कि हमारा जो है ऊर्जा लॉस कम हो। इस चीज़ को हम कहते हैं ऊर्जा प्रबंधन। ठीक है। दूसरे अर्थों में अगर हम समझें, दूसरे शब्दों में, ऊर्जा उत्पादन तथा ऊर्जा खपत एवं ऊर्जा वितरण एवं ऊर्जा भंडारण की योजना एवं संचालन को ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। इसका क्या मतलब है मेरे दोस्त, समझेंगे। ऊर्जा का प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन जो है उसको कहते हैं ऊर्जा का प्रोडक्शन। अगर ऊर्जा के प्रोडक्शन तथा इसके कंजप्शन, क्या होगा, कंजप्शन, प्रोडक्शन हो गया एंड कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन और कंजप्शन। ठीक है। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है मेरे दोस्त, डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है, रिजर्व। और क्या है, रिजर्व। यानी कि जब हम इन चार तरीकों से, कौन कौन से, ऊर्जा का उत्पादन करके यानी कि प्रोडक्शन करके, तथा ऊर्जा का जो कंजप्शन है यानी कि जो खपत है, ऊर्जा का जो वितरण है और ऊर्जा का भंडारण है, इसकी हम एक योजना बनाए थे। पहले क्या करते हैं, हम इसका एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किस लिए, कि कितना ऊर्जा का हमें प्रोडक्शन करना है, कितना हमारा खपत हो रहा है ऊर्जा का, इसको समझना है, और किस तरह से हमें ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि उसी इतना जो उत्पादन हो रहा है ऊर्जा हमारा उतने में ही एडजस्ट हो जाए, हमारा कंजप्शन हो जाए, और ऊर्जा का भंडारण किस तरह से करना है, इस चीज़ को योजनाबद्ध करते हैं, यानी कि एक प्लानिंग तैयार करते हैं, और उसी प्लानिंग के तहत जो है इसको संचालन करते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं हम ऊर्जा प्रबंधन, यानी कि ऊर्जा मैनेजमेंट, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट। इसी चीज़ को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे,
ऊर्जा प्रबंधन प्रदाय और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रबंध करता है। इसका क्या मतलब है? प्रदाय मतलब होता है सप्लाई, प्रदाय मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई। ऊर्जा जो मैनेजमेंट है आपका, सप्लाई तथा डिमांड के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रबंध करता है। कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो कम है, और आपका जो कंजप्शन है वो है आपका क्या? ज़्यादा। तो जब आपका प्रोडक्शन कम है, कंजप्शन ज़्यादा है, तो इसका जो सप्लाई और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है, इसको संतुलन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा का मैनेजमेंट करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसीलिए कहते हैं कि ऊर्जा का जो प्रबंधन है, सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रबंध करता है। ठीक है? अब ध्यान देंगे, अंग्रेजी में सेम चीज लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब जो है यूजिंग एनर्जी इफेक्टिवली, एनर्जी को अच्छी तरह से यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, यानी कि अधिकतम फायदे के लिए। ठीक है? इट मीन्स सेपरेटिंग द वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करना है आपको, एंड यूजिंग द एनर्जी, और एनर्जी को यूज करते हुए इन द बेस्ट वे विथ मिनिमम लॉस, यानी को एनर्जी को आपको बेस्ट वे में यूज करना है विथ मिनिमम लॉस, यानी कि आपका कम से कम हानि हो, इस तरह से आपको ऊर्जा को यूज करना है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है? यानी कि प्लानिंग आपका उत्पादन हो गया आपका, एंड एनर्जी कंजप्शन ऊर्जा का खपत हो गया, एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और ऊर्जा का आपका क्या हो गया? वितरण हो गया, एंड एनर्जी स्टोरेज ऊर्जा का जो भंडारण हो गया, रिजर्व हो गया, इज कॉल्ड एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है? क्या कहा जाता है? ये एनर्जी मैनेजमेंट आपका कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। एनर्जी मैनेजमेंट मैनेज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जो एनर्जी मैनेजमेंट है आपका सप्लाई और डिमांड के बीच में संतुलन बनाए रखता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ध्यान देंगे आपका। नेक्स्ट आगे क्या है? ऊर्जा प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट का मूल्य लक्ष्य क्या है, यानी कि इसका फंडामेंटल गोल क्या है मेरे दोस्त? तो वस्तुओं का उत्पादन करना और कम से कम लागत और कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि इसका जो फंडामेंटल गोल है, अगर बात करें इसका टारगेट क्या है, मूल्य उद्देश्य क्या है, मूल्य लक्ष्य क्या है, तो इसका क्या है मेरे दोस्त? मूल्य लक्ष्य तो वस्तुओं का उत्पादन करना है, यानी कि प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करने के बाद जो है प्रोडक्शन में कम से कम, यानी कि कम लागत आए, यानी कि कम कॉस्ट आए उस प्रोडक्शन में, और उसके बाद जिससे कम हो, जिससे कम पर्यावरण को नुकसान हो, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण को पर्यावरण को कम नुकसान हो, कम पर्यावरण नुकसान हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? यानी कि जब इसका लक्ष्य क्या है, ऊर्जा प्रबंधन का मूल टारगेट क्या है, तो वस्तुओं का उत्पादन करना है, और उस उत्पादन में कम से कम जो है मेरे दोस्त उसका टैक्स आए, यानी कि सॉरी उस कम से कम उसका जो लागत आए, यानी कि कॉस्ट आए, और कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सेवाएं प्रदान करना है, यानी कि जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। द फंडामेंटल गोल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि उत्पादन करना है। ठीक है? एंड प्रोवाइड सर्विस, सर्विस को प्रोवाइड करना है विद द लीस्ट कॉस्ट एंड लीस्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। समझ गए? यानी कि कम से कम लागत में और कम से कम जो है जिससे कम से कम पर्यावरण पर प्रभाव पड़े, इस तरह से आपको जो है ऊर्जा का क्या है? फंडामेंटल गोल है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? अगर बात करें, एक बूंद प्रति सेकंड की दर से तेल रिसाव का मतलब 2000 लीटर प्रति वर्ष की हानि होती है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये आती है। यानी कि बात कर रहा है मेरे दोस्त, अगर आपका तेल रिसाव होता है, कभी कभी देखा होगा आपने कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे क्या होते हैं कि तेल बूंद बूंद करके गिरते रहते हैं। तो वो जो तेल रिसाव, यानी कि जो तेल का लीकेज है, ठीक है, यानी कि जो ऑयल लीकेज है, अगर बूंद बूंद की बात करें, जो बूंद बूंद अगर गिरता रहे और यही बूंद जो है 1 साल तक हम कलेक्ट करते रहें, तो कितने कितने लीटर हो जाएगा? 2000 लीटर। यानी कि यही जो बूंद बूंद कहते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है बूंद बूंद से, तो वही बूंद बूंद करके 1 साल में 2000 लीटर आपका हो जाता है। और इस 2000 लीटर की बात करें, कीमत कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये आती है। तो इस तरह से अगर आप तेल रिसाव को बंद कर देते हैं, यानी कि एक बूंद तेल टपकना बंद कर देते हैं, तो आप 1 वर्ष में 10,000 रुपये बचा लेते हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा कीमत होती है। ठीक है? अगर बात करें, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक कृत्रिम चपटी बेल्ट की परंपरागत वी बेल्ट के बदले उपयोग करने पर 5 से 10% की ऊर्जा की बचत होती है। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 2 बेल्ट की बात कर रहा है। ठीक है? 2 बेल्ट की बात कर रहा है। एक तो है आपका फ्लैट बेल्ट,
एक है आपका फ्लैट बेल्ट, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका वी बेल्ट। वी यानी कि अगर अंग्रेजी में लिखें तो क्या है आपका? वी बेल्ट, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है मेरे दोस्त, कि जो परंपरागत वी बेल्ट है, यानी कि जो हम पुराने जमाने से यूज करता हुआ कौन सा आ रहे हैं, वी बेल्ट, अगर हम इसकी जगह पे, वी बेल्ट की जगह पे हम किसका यूज करें, फ्लैट बेल्ट का यूज करें, तो इससे क्या होता है मेरे दोस्त, हम 5 से 10% की एनर्जी हम इससे बचत कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल लिख करके आएंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेज आपके रहते हैं। यहाँ ये चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एन ऑयल लीक एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकंड मीन्स अ लॉस ऑफ 2000 लीटर पर ईयर, यानी कि अगर आपका एक बूंद ऑयल ड्रॉप यानी कि ऑयल लीक होता है, यानी कि 1 सेकंड में आपका एक बूंद ड्रॉप गिरता है, तो मीन्स इसका क्या है कि लॉस ऑफ 2000 लीटर पर ईयर, यानी कि 2000 लीटर आपका एक साल में 2000 लीटर पर ईयर 2000 लीटर जो है ऑयल का आपका नुकसान होता है, विच कॉस्ट 10,000 रुपये, यानी कि जिसकी कीमत कितनी होती है, 10,000 रुपये। दूसरा आपको बताया है कि 5 to 10% एनर्जी सेविंग्स व्हेन मॉडर्न सिंथेटिक फ्लैट बेल्ट आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल वी बेल्ट। जब आप ट्रेडिशनल वी बेल्ट की जगह आप मॉडर्न फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं, तो आप 5 से 10% एनर्जी को सेव कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आपका आता है एनर्जी कंजर्वेशन। इन्हें कि इसमें क्या है, ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऊर्जा को किस तरह से संरक्षण करना है, ध्यान से देखेंगे। जब ऊर्जा की खपत भौतिक रूप से कम हो जाती है, तो ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है कि भौतिक रूप से फिजिकली का कंजप्शन, यानी कि जब ऊर्जा की खपत भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली कम हो जाती है, तो ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है, समझेंगे मेरे दोस्त। जैसा कि आपको पता है, जब आप एनर्जी का कंजप्शन करना यानी कि खपत करना जो है कम कर देते हैं, ध्यान से समझेंगे, जब एनर्जी का कंजप्शन करना आप कम कर देते हैं, उसे कहते हैं एनर्जी सेविंग, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। एनर्जी का कंजप्शन आप किस तरह से कम कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइट ऑन रहती है, आप बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फैन ऑन रहता है, बाहर चले जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि लाइट आपको बंद करना है, फैन आपको बंद करना है। तो उस तरह से फिजिकली आप क्या करेंगे, एनर्जी का कंजप्शन कम कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण जो है कई प्रक्रियाओं या विकासों का परिणाम होता है, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि प्रोडक्शन में ग्रोथ है, या फिर कह सकते हैं तकनीकी प्रगति, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। एनर्जी कंजर्वेशन इज अचीव्ड व्हेन एनर्जी कंजप्शन इज फिजिकली रिड्यूस, यानी कि फिजिकली जो है कम किया जा सकता है, कम होता है, कम यूज किया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन इज द क्या है, इज देयर फोर एनर्जी कंजर्वेशन इज देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ मेनी प्रोसेस और डेवलपमेंट्स, यानी कि जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है, वह कई प्रक्रियाओं या विकासों का क्या होता है, परिणाम होता है। सच है, जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसे कि उत्पादकता को बढ़ाना, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी कि तकनीकी प्रगति, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुल मिला के 4 से 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे, जिससे आपको एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से करना है, आपको ये सबको समझ में आएगा। जैसे कि अगर बात करें, अपने फ्रिज को नीचे कर दें, इसका क्या मतलब है कि आप अपने फ्रिज को घुमा करके नीचे रख दें, नहीं। इसका क्या मतलब है मेरे दोस्त, कि रेफ्रिजरेटर जो है कुल घरेलू ऊर्जा का 13.7% हिस्सा है, यानी कि अगर आप 100% घरेलू हिस्सा में आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो 13.7% एनर्जी किसमें आपका खर्च हो जाता है, रेफ्रिजरेटर में आपका खर्च हो जाता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर में आपको किस तरह से एनर्जी सेव करना है, ध्यान से सुनेंगे। एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की बचत बढ़ाने के लिए अपने फ्रिज को 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपने फ्रीजर को 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करें। इससे क्या होगा, जब आप अपने फ्रिज को 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपने फ्रीजर को 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करते हैं, तो उसमें आपका एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, आपका एनर्जी का बचत होता है, ठीक है। यानी कि टर्न डाउन योर फ्रिज, या जब आप रेफ्रिजरेटर अकाउंट्स फॉर रेफ्रिजरेटर अकाउंट फॉर 13.7% ऑफ टोटल हाउस होल्ड एनर्जी यूज, यानी कि जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, आपके पूरे हाउस होल्ड एनर्जी का जो है 13.7% यूज करता है। और टू मैक्सिमाइज द एनर्जी सेविंग, मैक्सिमाइज आपको एनर्जी को बचाने के लिए, सेट योर फ्रिज एट 37 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड योर फ्रीजर एट 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, एयर फिल्टर को साफ करें या फिर बदलें।
इसका क्या मतलब होता है, जो आप एसी लगवाए होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका एयर फिल्टर होता है, तो एयर फिल्टर में क्या कहना है कि वो कभी आपका गंदा हो जाता है, ठीक है, गंदा हो जाता है, उसमें क्या करना होता है कि आपको टाइम टाइम पे साफ करना होता है, या फिर जब खराब हो जाता है तो उसको क्या करना है, आपको बदलना है। इससे क्या होता है कि आप एनर्जी को कंज्यूम कर सकते, सॉरी क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी का कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर और हीटर सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करता है, यानी कि ज़्यादातर घरों में एसी लगा हुआ होता है या फिर हीटर लगा हुआ होता है, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन का काम करता है। और इन उपकरणों को गंदे एयर फिल्टर के साथ और भी कठिन काम करना पड़ता है, यानी कि जो आपके डिवाइस होते हैं, यानी कि जो आपके संयंत्र होते हैं, ये आपके जब ये गंदे हो जाते हैं तो इसको आपको ज़्यादा इससे जो है और ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके इसे काम करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपका एनर्जी खर्च होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि लिख के आना आपको एग्जाम में, एयर फिल्टर को साफ करें ताकि फिर बदले, यानी कि इसका मतलब है कि एयर जो फिल्टर होता है उसको कंटिन्यू साफ करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे, या फिर ज़्यादा खराब हो जाने पर उसे बदल लेना चाहिए। यही चीज़ आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्लीन और रिप्लेस एयर फिल्टर, एयर कंडीशनर एंड हीटर्स आर द बिगेस्ट एवरी यूजर्स इन मोस्ट होम्स, यानी कि ज़्यादातर घरों में ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? एसी और हीटर को यूज किया जाता है। एंड दीज अप्लियंस हैव टू वर्क इवन हार्डर विथ डर्टी एयर फिल्टर, यानी कि इस अप्लियंस को डर्टी एयर के साथ में, डर्टी एयर फिल्टर के साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है, आपके डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन को चलाने से पहले उन्हें भरा हुआ है, ताकि प्रत्येक रन चक्र से सबसे अधिक ऊर्जा बचत का उपयोग किया जा सके। यानी कि कहने का क्या मतलब है, डिश वॉशर यानी कि बर्तन धुलने की मशीन, एंड वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़े धुलने की मशीन, इसे क्या करना है आपको कि इसको आपको अगर जितनी कैपेसिटी होती है इसकी, उसके कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक बार में ही पूरा फिल कर लेना है, यानी कि पूरा भर लेना है। जिससे क्या होगा कि आप प्रत्येक रन टाइम में, यानी कि एक बार में आपका सब कुछ हो जाएगा, जिसके लिए आपको बार बार इसे चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप अगर आप इसे बार बार चलाएंगे यानी कि 2 बार में धुलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। तो जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उसी कैपेसिटी के हिसाब से आप एक बार में इसे पूरा फिल कर लें, जिससे आपकी एनर्जी का क्या होगा, आपकी बचत होगी, ठीक है। इसमें आपको इतना ध्यान रख करके चलना है। रन योर डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन बिफोर दे आर लोडेड टू गेट द मोस्ट एनर्जी सेविंग यूज आउट ऑफ ईच रन साइकिल, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ध्यान रखें, अपने डिश वॉशर को सुखाने की सुविधा का उपयोग करने के बजाय बर्तनों को हवा में सूखने दें। यानी कि क्या होता है कि डिश वॉशर में आपको बर्तन सुखाने की भी फैसिलिटी दी गई होती है, ठीक है। तो उस सुविधा के बजाय आप क्या कर सकते हैं, बर्तन को हवा में ही सूखने दे सकते हैं, जिससे आपका एनर्जी का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, यानी कि बचत होगा। और एक अच्छे दिन पर ड्रायर का उपयोग करने के बजाय अपने कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर लटका दें। यानी कि जो ड्रायर का यूज़ करते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए, इससे अच्छा है क्या कि एनर्जी को बचाने के लिए आपको क्या करना है कि कपड़ों को सुखाने के लिए आपको बाहर लटका देना है, जिससे आपके हवा में कपड़े सूख जाएंगे, धूप के कारण कपड़े सूख जाएंगे, आपको ड्रायर चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंस्टीड ऑफ यूजिंग द ड्राइंग फीचर ऑफ योर डिश वॉशर, अलाउ द डिशेज टू एयर ड्राई, यानी कि आपको बर्तनों को क्या करना है कि आपको हवा में सूखने देना है डिश वॉशर की जगह। एंड ऑन अ नाइस डे, एक अच्छी दिन देख करके, हैंग योर क्लॉथ, अपने कपड़ों को टांग दें या फिर सुखा दें, कहाँ पे, आउटसाइड टू ड्राई इंस्टीड ऑफ यूजिंग द ड्रायर, यानी कि ड्रायर यूज करने के बजाय जो है अपने कपड़ों को घर के बाहर जो है आप एक अच्छा दिन देख करके क्या हो दे, कपड़ों को सुखाने के लिए वहाँ पे हैंग कर दें या फिर लटका दें या फिर क्या करें, उसे टांग दें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। पांचवा आपका लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है, छोटे बर्तनों के लिए अपने स्टोव के छोटे बर्नर और बड़े बर्तनों के लिए बड़े बर्नर का उपयोग करके ऊर्जा की बचत करें, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि आपके जो स्टोव होते हैं, यानी कि जो गैस होते हैं, उसमें आपके 2 बर्नर लगे होते हैं, अब 3 बर्नर 4 बर्नर के भी होते हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, एक बड़ा बर्नर होता है, एक छोटा बर्नर होता है। तो जो आपको बड़े बर्तन के लिए आपको क्या यूज करना है, बड़ा बर्नर यूज करना है, और छोटे बर्तन के लिए आपको छोटा बर्नर यूज करना है, जिससे आपकी एनर्जी की बचत होगी। क्योंकि जो ज़्यादा आपका जो बड़ा वाला बर्नर होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, और छोटा वाला जो बर्नर होता है आपको उसमें आपका कम एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सेव एनर्जी बाय यूजिंग द स्मॉलर बर्नर ऑन योर स्टोव फॉर स्मॉलर पॉट्स, यानी कि छोटे बर्तनों के लिए आपको छोटा बर्नर यूज करना है, एंड द लार्जर बर्नर फॉर लार्जर पॉट्स, यानी कि बड़े बर्तनों के लिए आपको बड़ा बर्नर यूज करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब अगर बात करें
तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा टॉपिक है आपका ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी क्या होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। एनर्जी दक्षता का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना। क्या मतलब है इसका, कि वहाँ तो हम संरक्षण में क्या कर रहे थे, ऊर्जा की बचत कर रहे थे, हम उस चीज़ को ना यूज करके, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है कि ऊर्जा दक्षता का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना, यानी कि हमारा कार्य भी जो है हो जाए और ऊर्जा भी हमारा कम खर्च हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमारा कार्य भी पूरी तरह से काम चल जाए और हमारा ऊर्जा भी कम खर्च हो, ठीक है। अभी समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। ऊर्जा दक्षता को अक्सर कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि एनर्जी इफिशियंसी को अक्सर क्या किया जाता है, कोयला, तेल या फिर प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इफिशियंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू डू सम वर्क। यानी कि आपको एनर्जी इफिशियंसी के लिए क्या करना होता है कि मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी, यानी कि आपका एनर्जी कम यूज हो टू डू सम वर्क, किसी भी कार्य करने के लिए आपका एनर्जी जो है कम आपका यूज हो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एनर्जी एफिशिएंसी इज ऑफन सीन एज एन अल्टरनेटिव टू रिसोर्सेज सच एज, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को एक अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कौन कौन से रिसोर्स के लिए, सच एज कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। यानी कि नेचुरल गैस आपका कोल और ऑयल के अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दीज प्रोवाइड एडेड इकोनॉमिक्स वैल्यू बाई कंजर्विंग द रिसोर्स बेस एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। हिंदी में तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, दीज प्रोवाइड एडेड इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि ये जो आपका चीजें हैं क्या करता है कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को, इकोनॉमिक आर्थिक इकोनॉमी को, वैल्यू को क्या करता है, ऐड करता है, यानी कि ग्रोथ करता है। कंजर्विंग द रिसोर्स बेस एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन को कम करके हमारी जो है इकोनॉमी को ग्रोथ करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ अ डिवाइस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कहने का क्या मतलब है, किसी भी डिवाइस को अगर आपको एनर्जी इफिशियंसी चेक करना है तो इस फार्मूले का यूज करके आप उस डिवाइस का इफिशियंसी चेक कर सकते हैं। कैसे करना है, एनर्जी इफिशियंसी इज इक्वल टू, एनर्जी इफिशियंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी, यानी कि जो आपका एनर्जी आपको आउटपुट की तरह मिल रहा है, ठीक है, बट यानी कि अनुपात टोटल इनपुट एनर्जी, यानी कि ध्यान से देखेंगे, एनर्जी इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी अपॉन टोटल इनपुट एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी इफिशियंसी आपका तब अच्छा होगा कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट प्राप्त हो। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर हम मान लो, अगर मैंने 100 वाट जो है इनपुट दिया तो हमें मेरा जो कार्य है, यानी कि हमारा जो कार्य हो वो भी कितना हो, 100 वाट का कार्य भी हमारा हो जाए, इसे कहते हैं हम एनर्जी इफिशियंसी। यानी कि इसमें कहेंगे हम हमारा 100% का इफिशियंसी आया, ठीक है। अगर इसे परसेंटेज में निकालना हो, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, अगर इसे परसेंटेज में निकालना हो, एनर्जी इफिशियंसी को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। कितना, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका एनर्जी इफिशियंसी निकल के आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। यानी कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमारा आउटपुट अगर प्राप्त हो जाता है, यानी कि अगर हमने 100 वाट इनपुट दिया, 100 वाट हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है, तो उतना हमने 100 वाट का कार्य कर लिया, 100 वाट का कार्य यूजफुल हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है, तो हम कहेंगे एनर्जी इफिशियंसी हमें 100% प्राप्त हुआ। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि CFL। क्या है आपका, CFL को पारंपरिक प्रकाश बल्बों के साथ बदलने का मतलब है कि आप एक कमरे में रोशनी करने के लिए ऊर्जा का केवल 1/4 भाग का उपयोग करेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये जो आपका ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक प्रकाश बल्ब है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि पहले क्या होता था, जब आपके एलईडी वगैरह नहीं आए थे, CFL वगैरह नहीं थे, तो आपके 100 वाट के बल्ब यूज करते थे। आप 100 वाट का आप बल्ब यूज किया करते थे, ठीक है। 100 वाट का बल्ब यूज किया करते थे एक कमरे में, जिससे आपका प्रकाश रोशनी मिलता था। अब उसकी जगह आप क्या यूज करते हैं, आज अगर 9 वाट का या फिर 12 वाट का, ठीक है, अगर आप बल्ब यूज कर लेते हैं, एलईडी बल्ब यूज कर लेते हैं, तो उसका उतनी ही रोशनी हमें प्राप्त होती है, कितने वाट से, 9 वाट या फिर
12 वाट, कितने 9 वाट या फिर 12 वाट के एलईडी से हमें उतना ही प्रकाश प्राप्त हो जाता है जितना हम 100 वाट के बल्ब से हम प्रकाश प्राप्त करते थे। तो इस वजह से कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि हमारा कार्य भी हो जा रहा है, हमारा कार्य भी हो रहा है और हमारा एनर्जी का बचत भी हो रहा है। इस चीज़ को आप समझेंगे, इसी को कहते हैं हम एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है। और यहाँ क्या है, प्रक्षेपण, प्रेक्षण का स्तर भी उसी मात्रा में कम हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन आल्सो डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारे पास एनर्जी खर्च करने के लिए कम होता है, ठीक है, और हमें उसकी आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें निगरानी करते रहते हैं कि हमारा अगर काम हो भी जाता है तो हम क्या करेंगे, उस यानी कि उस पावर सोर्स को, यानी कि हम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वही कह रहा है कि जब आपका सोर्स ही यानी कि एनर्जी आपका कम कंज्यूम ही होगा तो आपको बार बार निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप निगरानी नहीं भी करेंगे या फिर बहुत कम मात्रा में करेंगे तब भी आपका चलेगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अपने घर को एयर सील करें। इसका क्या मतलब है कि दरारें, अंतराल और लीक सील करने के लिए और आपको इंसुलेशन जोड़ने से घर को गर्म करने और ठंडा करने की लागत पर 10% तक की बचत हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे दोस्त कि जिस घर में एसी लगा होता है यानी कि एयर कंडीशनर लगा होता है, उसमें क्या होगा, ज़्यादातर ग्लास लगे होते हैं यानी कि शीशे लगे होते हैं, जिससे कि दरारें कम हो, अंतराल कम हो, यानी कि क्या होता है कि दरारें कम हो, अंतराल कम हो, यानी कि लीकेज की मात्रा कम हो। ठीक है, लीकेज की मात्रा कम हो यानी कि पूरी तरह से सील बंद रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कूल यानी कि कूल टेम्परेचर जो होता है पूरी तरह से बंद होता है। तो जब आपका एयर कंडीशनर चलेगा पूरी तरह से, जब आपका लीक होगा, सब पूरी तरह से सील होगा जब, तो क्या होगा कि आपका एनर्जी जो है 10% आपका बचत होगा। अगर आपका एनर्जी जो है कहीं से आपका दरार से एनर्जी, कहीं से आपका दरार है, कहीं पे आपका छूटा हुआ है जगह जहाँ से आपका क्या हो रहा है पूरी तरह से सील नहीं है, तो उस मात्रा में क्या होगा कि आपका 10% एनर्जी जो है ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए होते हैं, हीटर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे पूरी तरह से क्या होता है, सील पैक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एयर सील योर होम, सीलिंग क्रैक, गैप्स एंड लीक्स एंड एडिंग इंसुलेशन कैन सेव अप टू 10% ऑन होम हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऊर्जा प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी की आवश्यकता यानी कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि हमारे देश में प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, यानी कि कंजप्शन हमारा ज़्यादा है। तो इस केस में हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हम मैनेजमेंट कर लेंगे तो हमें कितना एनर्जी कहाँ पे खर्च करना है जब हमें ये पता चल जाएगा, तो इस वजह से कहते हैं हमें, क्या कहते हैं कि हमें एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन कम है और कंजप्शन या फिर क्या कहते हैं डिमांड ज़्यादा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि उत्पादन करने वाली ऊर्जा की खपत की तेज दर, यानी कि हमारा फास्ट रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी दैट प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा हमारा क्या है, फास्ट रेट है एनर्जी की खपत करने की। इसलिए हमें एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा बचत की हमें आवश्यकता है, एनर्जी इफिशियंसी की आवश्यकता है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है एनर्जी प्रबंधन का इंपॉर्टेंट क्यों है, ऊर्जा संरक्षण का इंपॉर्टेंट क्यों है, और एनर्जी दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी की नीड क्यों है, या फिर आपकी आवश्यकता क्यों है, अलग अलग पूछता है, तब भी आप तीनों में आप सेम लिख करके आएंगे। ठीक है, तीनों में आपको सेम लिख करके आना है, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट है ऊर्जा जो संसाधन है वो सीमित है। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था जीवाश्म ईंधन यानी कि फसल फ्यूल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कोयला, प्राकृतिक गैस, और क्या बताया था मैंने आपको, तेल। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो वही कहने का मतलब है कि ऊर्जा जो संसाधन है वो सीमित है, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोतों का पुनः उपयोग और नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, हम यूज करते हैं ज़्यादातर फसल फ्यूल्स का, यानी कि हम यूज करते हैं जीवाश्म ईंधन का। आज भी इंडिया में जो है 70 से 80% जो है जीवाश्म ईंधन यूज किया जाता है, यानी कि डिपेंडेंसी किस पे ज़्यादा है, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों की सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इसका कहने का मतलब है कि उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता जीवाश्म ईंधन का, और नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, दोबारा ये नहीं बनेंगे।
इसलिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? एनर्जी प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चौथा पॉइंट क्या है? हम लागत बचा सकते हैं, यानी कि वी कैन सेव कॉस्ट। यानी कि जब हमें एनर्जी की बचत होगी तो हम क्या करेंगे? एनर्जी का जब हमारी एनर्जी बचत होगी यानी कि एनर्जी सेविंग होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा पैसा भी बचत होगा। पैसा बचत होगा तो हमारे देश का पैसा बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। प्रदूषण को कम करने के लिए ऊर्जा बचाएं। इसका क्या मतलब है कि जब आपका एनर्जी बचेगा तो आपको पता है जो जीवाश्म ईंधन होते हैं यानी कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जो होते हैं उससे आपका वायु प्रदूषण होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। जब आप एनर्जी का कंजप्शन कम करेंगे तो आपका प्रदूषण भी क्या होगा? कम फैलेगा। ठीक है, तो इस 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके आना है, ध्यान में रखना है पूरी तरीके से। एग्जाम में कोई सा भी पूछ लेता है, चाहे आपका एनर्जी मैनेजमेंट अलग पूछता है, एनर्जी कंजर्वेशन आपका अलग पूछ ले, एनर्जी दक्षता आपका अलग पूछ ले, पूछेगा एक ही। ठीक है, अगर तीनों ही पूछता है, तीनों अगर तीनों एक साथ पूछता है तो तीनों को एक साथ मिला करके आपको इस तरह से आंसर लिख देने हैं। अलग अलग पूछना है तो अलग में आप इन पांचों को किसी भी में आप हर एक में यानी कि एनर्जी प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में किसी में भी आप लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे दूसरा टॉपिक आता है आपका एनर्जी संरक्षण अधिनियम, यानी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है 2001। ध्यान देंगे यहाँ पे आपका ये जो आपका टॉपिक था, यानी कि ये जो आपका टॉपिक था पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ पे आए हैं? एनर्जी फीचर, साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है क्या, उसके बाद हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यानी कि दूसरा सब टॉपिक पे हम आ गए हैं, ध्यान से इसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये है क्या? सबसे पहले जानते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 2001 में, कब मेरे दोस्त? भारत सरकार द्वारा सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो है पारित किया गया, यानी कि पास किया गया। भारत सरकार द्वारा एक एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया? सन 2001 में पास किया गया, इसीलिए इसे कहते हैं भारत सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ठीक है, यह अधिनियम यानी कि यह जो एक्ट है, एक्ट मतलब अधिनियम, ठीक है, देश में ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऊर्जा के कुशल उपयोग से संबंधित था। ठीक है, संबंधित है लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, संबंधित है, यानी कि ये जो एक्ट बनाया गया मेरे दोस्त, वह किस लिए बनाया गया? जिससे हमें एनर्जी का कंजर्वेशन हो सके, यानी कि एनर्जी का बचत हो सके, एनर्जी का संरक्षण हो सके, और ऊर्जा के कुशल उपयोग यानी कि ऊर्जा का हम अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। इसलिए यह हमारा नियम बनाया गया। कौन सा? एक एक्ट आया 2001 यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, ध्यान देंगे इसी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत क्या किया गया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना की गई। यानी कि जो एक्ट आया उसी के तहत जो है एक संस्था बनाया गया। संस्था का नाम क्या है? बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना की गई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपको समझ में आ गया होगा कि सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? यह जो अधिनियम है ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए लाया गया, ऊर्जा का कुशलतम तरीके से यूज किया जाने सके, यानी कि इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा सके, इसलिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत एक संस्था का स्थापित किया गया। संस्था का नाम क्या है? बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। सेम चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसी एक्ट 2001 वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा पास किया गया, पारित किया गया ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इन 2001 यानी कि 2001 में भारत सरकार द्वारा यह एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट वाज रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि यह जो एक्ट है वह एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड था एंड इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी इन द कंट्री, यानी कि देश में अच्छे तरीके से एनर्जी को यूज किया जा सके और एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सके, इस चीज से रिलेटेड एक्ट था। ठीक है, एंड अंडर दिस एक्ट यानी कि इस एक्ट के तहत जो है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी वाज इस्टेब्लिश्ड यानी कि BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना की गई। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना। अब समझते हैं, आगे ध्यान से देखेंगे। यह अधिनियम जो है मार्च 2002 में लागू किया गया है, यानी कि मैंने आपको बताया, ध्यान से समझेंगे यह आया कब, पास कब हुआ? यह जो एक्ट है, एक्ट एक्ट है जो है मेरे दोस्त, यह एक्ट जो है पास कब हुआ? 2001 में
पास कब हुआ? 2001 में। और अगर बात करें लागू कब हुआ, ठीक है, अगर बात करें लागू कब हुआ, इस एक्ट को अप्लाई कब किया गया, तो सन 2001 में, 2002 में, सन 2002 में। कब? मार्च सन 2002 में इसे लागू किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ऊर्जा संरक्षण हेतु बहुत सारे नियम बनाए गए, यानी कि एनर्जी संरक्षण से रिलेटेड, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण से रिलेटेड जो है बहुत सारे इसमें नियम बनाए गए, तथा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कराए जाने हेतु राज्य सरकार को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। यानी कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। किस लिए शक्तियां प्रदान की गई? ताकि वह ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कराएं, यानी कि उससे रिलेटेड जो है एनर्जी के कंजर्वेशन से, ऊर्जा के संरक्षण से रिलेटेड जो है कार्य कराए। कौन कार्य कराए? राज्य सरकार कार्य कराए। इसलिए जो है इस संरक्षण अधिनियम के तहत जो है राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि इन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 मेनी रूल्स मेड, यानी कि बहुत सारे नियम बनाए गए फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। एंड मेनी पावर्स वेयर गिवन, यानी कि बहुत सारी शक्तियां दी गई। किसे दी गई? टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को दी गई। टू गेट द वर्क डन, यानी कि कार्य कराने के लिए। इन द फील्ड, यानी कि किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा अपने कार्य को कराने के लिए राज्य सरकार को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की प्रमुख विशेषताएं जो कि आपके टॉपिक में है, ठीक है। अगर बात करें, इस विशेषताएं को आपको पूरी तरीके से याद करके चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना। यानी कि मैंने आपको बताया BEE की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ध्यान क्या रखना है आपको? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BEE, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है? मानक और लेबलिंग, ठीक है। आपको हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि BEE क्या है इसके बारे में बताऊंगा, इसकी कार्य क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको। मानक और लेबलिंग क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। तो बस अभी आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई, यह एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है मानक और लेबलिंग, यानी कि स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग हो गया। तीसरी विशेषता है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, यानी कि ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन भवन कोड आपका हो गया, बिल्डिंग कोड आपका हो गया, जो कि आपका एक पार्टिकुलर चैप्टर भी दिया गया है। इसको आप उसी चैप्टर में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तीसरा आपका नामित उपभोक्ता है, यानी कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, यानी कि जो आपका एक्ट आया 2001 का जो एक्ट आया उसमें धारा 14 के तहत, यानी कि धारा जो है धारा 14 के तहत, कितना? धारा 14 के तहत जो है मेरे दोस्त, आपका जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नाम आपका आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना, ठीक है। फिर क्या है? ऊर्जा ऑडिटर और ऊर्जा मैनेजर का प्रमाणीकरण, यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिटर एंड एनर्जी मैनेजर, ये भी आपका क्या है? एक विशेषता है, ठीक है। यानी कि सर्टिफिकेशन का काम करेगा कौन? आपका काम करेगा 2001 का जो नियम आया उसमें सर्टिफिकेशन का भी काम किया गया, ठीक है। उसके बाद एक योजना आई बचत लैंप योजना। क्या है? बचत लैंप योजना, ये भी आपका 2001 की मुख्य विशेषता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है नियमों का पालन न करने वालों पर अर्थदंड लगाना, यानी कि जो एक्ट बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, उस नियम को जो फॉलो नहीं करेगा उस पर क्या होगा? अर्थदंड लगाया जाएगा, यानी कि उससे पैसे वसूले जाएंगे। उस नियम को पालन न करने पर, उस नियम का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगाया जाएगा, यानी कि पैसा उस पर लिया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। छोटे एवं मध्यम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना है, यानी कि जो छोटे उद्योग धंधे, यानी कि जो छोटे छोटे नए उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, या फिर जो मध्यम उद्योग धंधे हैं, उनमें क्या है कि एफिशिएंसी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कौन करेगा? आपका BEE प्रोत्साहित करेगा। ये भी आपका क्या है? एक आपका विशेषता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल कितनी विशेषताएं हो गई? एक हो गया आपका, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया,
7 हो गया और 8 विशेषताएं हो गया। और कि इन 8 विशेषताओं को आपको ध्यान से हर एक विशेषता को आपको याद करके रख कर चलना है, ठीक है। पहला विशेषता मैंने आपको बताया बीडब्ल्यू की स्थापना, ठीक है। दूसरा विशेषता मैंने आपको बताया मानक और लिवनिंग यानी कि स्टैंडर्ड एंड लिवनिंग। तीसरा विशेषता मैंने आपको बताया ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, जो कि आपका एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। चौथा मैंने आपको बताया नामित उपभोक्ता यानी कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर मैंने आपको बताया। पांचवा मैंने आपको बताया ऊर्जा ऑडिटर और ऊर्जा मैनेजर का सर्टिफिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण। फिर मैंने आपको बताया बचत लैंप योजना मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि नियमों का जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो छोटे और मध्यम प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं उसमें ऊर्जा इफिशियंसी को लेकर यानी कि ऊर्जा दक्षता को लेकर के प्रोत्साहित करना, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आपका 8वां और लास्ट विशेषता, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 और इसका महत्व, ठीक है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 क्या है और इसका महत्व इतना क्यों है, ठीक है। ध्यान में समझेंगे कि ये जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 आया था उसमें कुछ संशोधन किए गए। कब संशोधन किए गए? सन 2010 में संशोधन किया गया, इसलिए इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2010, ठीक है। तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों में संशोधन करके 2010 में ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 लागू किया गया। अब इसमें समझेंगे महत्व इसका क्यों है, यानी कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे। सरकार को मानदंड और मानक को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का अधिकार, यानी कि इसमें क्या दिया गया है, यानी कि इसमें जो संशोधन किया गया उसमें सरकार को अधिकार दिया गया मानदंड और मानक को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का। मानदंड क्या होता है? मानदंड को आप स्केल भी बोल सकते हैं या फिर मापदंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कसौटी भी बोल सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। स्केल से आप रिलेटेड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सरकार को मापदंड यानी कि स्केल्स यानी कि नियम जो बनाए गए और मानक को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का अधिकार दिया गया, इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। जैसे कि इमारतों के निर्माण के लिए, यानी कि अभी जो आपका चैप्टर है बिल्डिंग कोड वाला, ठीक है, उसमें यानी कि इमारतों के निर्माण के लिए जो इमारत बनेंगे उसमें किस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, यानी कि एनर्जी किस तरह से यूज किया जाएगा, उसके लिए विभिन्न उद्योगों में जो है नियम लागू करने के लिए जो है सरकार ने मापदंड और मानक को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का अधिकार दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू इम्पोज नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, तो केंद्र सरकार के तहत बीडब्ल्यू की स्थापना होगी, यानी कि जो केंद्र सरकार होगी वो क्या करेगी? बीडब्ल्यू की स्थापना करेगी। उसके तहत यानी कि जिसका कार्य क्या होगा? ऑडिटर और प्रबंधक के लिए सर्टिफिकेट जारी करना होगा। जारी इतना नहीं, जारी करना होगा, ठीक है, जारी करना होगा, इसी को सुधारने में। तो क्या होगा? केंद्र सरकार के तहत जो बीडब्ल्यू की स्थापना होगी तथा जिसका जो कार्य हो गया, यानी कि जो बीडब्ल्यू की स्थापना होगी तो बीडब्ल्यू का कार्य क्या होगा? जिसका कार्य होगा ऑडिटर और प्रबंधक के लिए सर्टिफिकेशन जारी करना, ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेट जारी करना इसका कार्य होगा, किसका? बीडब्ल्यू का। ध्यान देंगे तीसरा पॉइंट क्या है? सरकार जो है वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए ईसीबीसी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जारी कर सकता है, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में आप चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा, तो अभी बस आपको ध्यान में रख करके चलना है। जिसका लोड 100 किलोवाट या 120 किलोवाट एम्पियर है, यानी कि जो है सरकार जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो भी की कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसके लिए ईसीबीसी कोड जारी कर सकता है। यह कोड कितने वाट के लिए होगा? ध्यान देंगे जिसका लोड जो है, यानी कि जिसका लोड कितना हो सकता है? 100 किलोवाट या फिर 120 किलोवाट एम्पियर जिसका लोड हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रख करके चलना, ठीक है। जो तीसरा नियम है, सॉरी ये क्या चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा। चौथे की अगर बात करें, नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड को बढ़ाया गया। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 2001 में जो नियम आए थे उसमें अर्थदंड लगाए गए थे, यानी कि पैसे की भरपाई किया जाना था उसमें। तो जो 2010 में संशोधन हुआ उसमें अर्थदंड को बढ़ा दिया गया। बढ़ाया किस कदर से गया देखेंगे, तो प्रत्येक अपराध के लिए 10 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त अपराध बना हुआ है अगर, यानी कि जो अपराध उसने किया, यानी कि जो उसने अपराध किया, नियम का उल्लंघन किया उसने, उसके लिए 10 लाख रुपए। अगर वो अपराध करने के बाद, यानी कि पैसा जमा करने के 10 लाख रुपए के बाद भी अपराध करता रहता है, तो जो है 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से उससे लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना तो बढ़ा करके, पहले कितना था? तो इस 10 लाख की जगह मान ली था 10,000, कितना था? 10,000 रुपए,
यानी कि उससे 10,000 रुपये जुर्माना लेना था 2001 में। जब 2010 में संशोधन किया गया तो 10,000 की जगह 10 लाख कर दिया गया, और यहाँ पे 10,000 की जगह कितना था, 10,000 की जगह लिया जाता था 1,000। कितना, 1,000। तो बढ़ा करके इसे 10,000 कर दिया गया, यानी कि 10,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से, अगर वो नियमों का उल्लंघन करता रहता है तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलना है। पेनाल्टीज वेयर इंक्रीज फॉर दोज हु वायलेट द रूल, यानी कि जो रूल को तोड़ते हैं उनसे पेनाल्टी लिया जाएगा। रेट 10 लाख रुपए फॉर ईच ऑफेंस, यानी कि जो है प्रत्येक अपराध के लिए उससे 10 लाख रुपए लिए जाए, अपराध के लिए उससे 10 लाख रुपए लिए जाएंगे। और ईच फॉर ईच ऑफेंस इन एडिशनल टू विच द ऑफेंस रिमेन्स देन एन एडिशनल फाइन ऑफ 10,000 रुपये पर डे, यानी कि उससे अगर अपराध बना हुआ रहता है, अपराध वो फिर भी करता रहता है, तो 10,000 रुपये उससे पर डे के हिसाब से लिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है पांचवा, 2 3 4 5, ठीक है, पांचवा, ये पांचवा हो जाएगा आपका विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, यानी कि विद्युत अधिनियम एक 2003 नियम आया था। ठीक है, तो एक एक्ट आया था विद्युत अधिनियम एक्ट, यानी कि विद्युत एक्ट 2003। तो इसके तहत जो है स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान बनाया गया। यानी कि पहले क्या था कि वो पहले अपील कर सकते थे। ठीक है, यानी कि जो पहले नियम बनाए गए थे वो पहले अपील कर सकते थे, लेकिन जब संशोधन किया गया तो अपील कहाँ पे कर सकते हैं, तो एक अधिनियम बनाया गया 2003 का, विद्युत अधिनियम 2003। तो इसके तहत जो न्यायाधिकरण किया गया, यानी कि जो न्यायाधीश हैं इनके पास जाकर के अपील किया जा सकता है, इनके आदेशों के खिलाफ जो है, जो आदेश के खिलाफ जाते हैं उनके अपील किया जा सकता है। कहाँ पे, यानी कि विद्युत अधिनियम 2030 के न्यायाधिकरण में, यानी कि न्यायाधीश के पास यहाँ पे अपील किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। और आपका छठा पॉइंट कौन सा है आपका, ऊर्जा ब्यूरो महानिदेशक के कार्यकाल के कार्यालय के कार्यकाल को 3 से 5 साल तक बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो आपका BEE की स्थापना हुई थी, ठीक है, उसमें जो प्रबंध महानिदेशक थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो होते थे, उनका कार्यकाल 3 साल तक होता था। अब उसमें क्या किया गया, जब जो संशोधन हुआ 2010 में, 3 साल से बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। यानी कि पहले कितना था, 3 साल, 3 साल से बढ़ा करके नियम में जो संशोधन हुआ उसको कर दिया 5 साल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, और क्या किया गया, केंद्र सरकार के बजाय ब्यूरो अपने अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि जो BEE था, BEE था, इसके जो अधिकारी की नियुक्ति थी, किसकी, अधिकारी की नियुक्ति थी, जो अधिकारी तथा कर्मचारी, कर्मचारी की जो नियुक्ति थी, नियुक्ति कौन करता था, पहले पहले करता था केंद्र सरकार। पहले कौन करता था, केंद्र सरकार करता था। जब अधिनियम संशोधित होकर आया तो अब इस नियम को, यानी कि ये जो कर्मचारी की नियुक्ति और अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, तो जो BEE है, कौन है, BEE का महानिदेशक जो है, महानिदेशक, ठीक है, BEE का जो महानिदेशक है वो करेगा इनकी नियुक्ति। इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, यानी कि संशोधन करके इस चीज़ को उसको बनाया गया। अब समझेंगे, या अंग्रेजी भी लिखा हुआ है, आप सभी बच्चे पढ़ लेंगे इसको। लास्ट पॉइंट आपका कौन सा, 7वां पॉइंट, केंद्र सरकार जो है ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिनकी ऊर्जा खपत अधिकतम अनुमत से कम है। यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि जो घर होते हैं, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो जो आपका वो लगा हुआ रहता है, क्या कहते हैं, मीटर लगा हुआ होता है। तो मीटर लगने से पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका जो एनर्जी डोमेस्टिक अगर आपका घरेलू है तो आपका 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट का आपका लगेगा। ठीक है, या फिर आपका कॉमर्शियल है तो और ज़्यादा का लगता है। तो उसके अंदर ये क्या है कि एक प्रमाण पत्र जारी होगा, किसका, किस चीज़ का प्रमाण पत्र, जो मान लीजिए मैंने लगवाया घर में 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट बिजली सप्लाई का मैंने लगवाया अपने घर में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर मैंने लगवाया तो उसमें मैं उस 2 किलोवाट से भी कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि केंद्र सरकार जो है ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, यानी कि हमें एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, किस चीज़ के लिए, कि हम जो है ये, यानी कि अपने जो डिमांड है, यानी कि जो हमारा अधिकतम अनुमत है उससे भी कम जो है हम बिजली का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू एनर्जी सर्टिफिकेट टू इंडिविजुअल हुज एनर्जी कंजप्शन इज लेस देन द मैक्सिमम परमिटेड, यानी कि जितना उसे क्षमता दिया गया है, परमिट दिया गया है मैक्सिमम एनर्जी यूज करने का, अगर वो उससे कम एनर्जी यूज किया गया है, किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रमाणित पत्र जारी किया जा सकता है। इसको ध्यान में रख करके चलना। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत केंद्र एवं राज्य स्तरीय संगठन। ठीक है, यानी कि एक आपका टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है, मैंने आपको बताया था प्रमुख संगठन जो कि केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जो है इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है,
ये जो एक्ट बनाया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं कौन? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो केंद्र स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो है BEE। कौन सा है आपका? वो है BEE। अगर बात करें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत, यानी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में जो आपका 2001 में जो एक्ट आया उसके तहत 1 मार्च 2002 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई। यानी कि जो एक्ट आया आपका 2001 में और 2002 में, यानी कि जस्ट उसके 1 साल बाद जो है BEE की स्थापना की गई, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना की गई। यानी कि द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड with effect from 1 मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। यानी कि 2001 का जो नियम आया उसके अंदर जो है 1 मार्च 2002 को BEE की स्थापना की गई। यह ऊर्जा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो एनर्जी से रिलेटेड जो पॉलिसी आई, ठीक है, जो एनर्जी से रिलेटेड जो पॉलिसी है आपका, जो नीति है, और उसको कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, यानी कि जो कार्यक्रम यानी कि जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उसको चलाने के लिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसको चलाने के लिए BEE जिम्मेदार है। यानी कि जो ऊर्जा से रिलेटेड पॉलिसी आए और उसके जो प्रोग्राम है उसको चलाने के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार BEE है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा पॉइंट है यह ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वय भी करता है। यानी कि यह जो है ऊर्जा संरक्षण की जो गतिविधियां हैं उसको कार्यान्वयन के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन भी करता है, समन्वय भी करता है कौन? BEE। इस चीज को ध्यान में रखना है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स, इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड गतिविधियां एक्टिविटीज हैं उसको चलाने का काम किसका है? इसको चलाने का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो BEE करेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ध्यान देंगे इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जो BEE है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना है। यानी कि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ऊर्जा की डिमांड है। ऊर्जा की डिमांड को कम करना किसका उद्देश्य है? कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य किसका है? BEE का। उद्देश्य को कम किस तरह से करेगा? तो कम करेगा ऊर्जा का मैनेजमेंट करके, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ा करके, एनर्जी को कंजर्व करके जो है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना। तो इस तरह से वो कम करेगा। किस 3 तरीके से करेगा? मैंने आपको बताया मैनेजमेंट करके करेगा कम, मैनेजमेंट करके करेगा, ठीक है। और किस तरह से करेगा? कंजर्व करके करेगा। कंजर्व किस तरह से करेगा? मैनेज होगा तभी कंजर्व होगा आपका। और तीसरा आपको किस तरह से करवा के करेगा? और आपका जो है करेगा इफिशियंसी बढ़ा करके, ठीक है, इफिशियंसी बढ़ा करके इस तरह से ये जो है ऊर्जा की तीव्रता को कम करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब जो है BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की कुछ शक्तियाँ और कार्य यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, कुछ शक्तियाँ और कार्य बताए गए हैं। तो एक काम करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका सिलेबस आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपका सिलेबस मैंने आपका ये कंप्लीट करा दिया, ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे आपका ये कंप्लीट करा दिया है। साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और क्या कंप्लीट हो गया? द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010 एंड इम्पोर्टेंस ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और आपका रह कौन सा रहा है? प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर स्टेट लेवल, जिसमें मैंने आपको बता दिया BEE, मैंने आपको बता दिया इसके कार्य वगैरह रह रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यानी कि आपका ये टॉपिक जो आपका है, ये जो टॉपिक है आपका, और इसके बाद तीसरा वाला, ये टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा। अब ध्यान से सुनेंगे। जो स्टूडेंट कह रहे थे सर लेक्चर डेली लिया करिए, तो ध्यान रखेंगे कि आपका 9 बजे, ठीक है, यानी कि शाम के रात के 9 बजे तक आपका वीडियो पूरी तरीके से डेली बेसिस पे आपका अपलोड हो जाया करेगा। डेली आपका रेगुलर बेसिस पे आपका क्लास होगा। बस एक काम करना है आप सभी को, क्लास आप डेली देखेंगे। दूसरा आप क्या करना है आपको काम, क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी दूसरे दोस्तों तक शेयर करेंगे। और एक टारगेट दिया गया है मुझे, टारगेट क्या है कि जब तक आपका 1K व्यूज कंप्लीट नहीं हो जाता है तो दूसरा वीडियो नहीं डाला जाएगा यूट्यूब पे। तो आप लोगों से उम्मीद यही करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, जिससे 1K का टारगेट जो है मेरे वीडियो का पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। जो कहीं भी आपका डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।